नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर एनपी सिंह और आप सभी का इस जीविता टीवी चैनल पे स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये वैदिक नेचर क्योर की एक श्रृंखला चली है। पार्वती विद्यापीठ और पार्वती विद्यापीठ वैदिक वर्सिटी के 25 वर्ष पूरे हो जाने को उपरांत और इसमें बहुत से लोग इसमें शामिल हो रहे हैं और जुड़ रहे हैं। आज का जो विषय है, नए सत्र में हम लोग स्वप्न पर चर्चा करेंगे। स्वप्न या सपने या फिर ड्रीम। हालांकि स्वप्न और ड्रीम में थोड़ा अंतर है, उस पर हम लोग अभी चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले एक बात आप लोगों से, जो आप लोगों ने कुछ पिछला जो सत्र था सर्काडियन रिदम, उसको आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सराहा है, बहुत लोगों ने उसको लाइक भी किया। सबसे बड़ी बात है, कुछ नए लोग भी जुड़े हैं, व्यूअरशिप में आए हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जो नए लोग आए हैं उनसे मैं कहूँगा या निवेदन रहेगा कि आप पिछले सत्र सब क्रमबद्ध तरीके से देखिए, क्योंकि पहला सत्र देखेंगे तो उसका कंटिन्यूटी दूसरा सत्र है, दूसरे की कंटिन्यूटी तीसरा सत्र है। क्योंकि हम लोग हर सत्र जो कर रहे हैं तो क्रमबद्ध तरीके से कर रहे हैं, ताकि आप किसी को भी समझने में सुविधा हो। अचानक बीच में कोई देखेंगे अच्छा लगेगा, लेकिन कहीं कुछ सवाल रह जाएंगे कि कैसे आएगा, तो उसकी रूट आप प्रीवियस एपिसोड में या प्रीवियस सत्र में देख पाएंगे। तो कंटिन्यूटी सारे एपिसोड आप देख सकते हैं, यूट्यूब पर अवेलेबल है, तो देखिए और ये करिए। और सभी से कि आप लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करिए और शेयर करिए। जैसे शेयर किया कि कुछ नए लोग जुड़े हैं और नए लोग भी बहुत कुछ चीज़ जानना चाह रहे हैं, तो आप लोग भी उससे जुड़िए और उसको, जो नए जुड़े हैं वो भी इसको शेयर करें। और आज भी हर सत्र की तरह 3 सवाल आएंगे, इसलिए पूरा एपिसोड, पूरा सत्र ध्यान से सुनिएगा। बीच में 3 सत्र आएंगे और उसी 3 सत्र को 3 सवाल आएंगे और उस 3 सवाल को जब आप जवाब देंगे, रिस्पॉन्स करेंगे उसी मेल पर जिस मेल से आपको ये इन्फॉर्मेशन गई है, तो जब आप रिस्पॉन्स करेंगे तो उसी के आधार पे सारे सत्रों के जो आपके रिस्पॉन्स आ रहे हैं, उसी के आधार पे जब ये पूरे पाठ्यक्रम की को हम जब एक जगह पे जाके उपसंहार करेंगे या एक विराम देंगे इस पाठ्यक्रम को, तब हम उसका सर्टिफिकेशन उसी आपके रिस्पॉन्स और असेसमेंट के आधार पे करेंगे। तो आज हम लोग बात करते हैं स्वप्न पर। हालांकि आजकल हम लोग कुछ ज़्यादा ही जो शब्दों का चयन और ये हो गया, कुछ अंग्रेजी शब्दों से ही हम लोग हर चीज़ को समझते हैं, इसलिए ड्रीम वर्ड सुनना ज़्यादा लोगों को अच्छा लगता है। ड्रीम, माई ड्रीम प्रोजेक्ट, माई ड्रीम एम्बिशन, बहुत कुछ होता है, बहुत सी बातें करते हैं। लेकिन हिंदी में उसको स्वप्न बोलते हैं, या शुद्ध संस्कृत का भी शब्द है स्वप्न। लेकिन स्वप्न और ड्रीम में अगर बात करेंगे तो शाब्दिक अर्थ में दोनों एक लगता है, लेकिन स्वप्न का के मायने थोड़ा सा ज़्यादा गंभीर है, या उसकी एक क्या कहें कि उसका एक विस्तार ड्रीम से ज़्यादा है। ड्रीम का मतलब सिंपल होता है कि जो आप देख रहे हैं जब सोए हुए हैं, या जगे हुए भी देखते हैं तो उसको लोग भाग कर देते हैं डे ड्रीम और स्लीप ड्रीम या नाइट ड्रीम। तो ये एक है कि हम जब सपने देख रहे हैं, या तो सोए हुए हैं या जगे हुए भी हैं, तो हम कहीं ना कहीं अपने मन को लेकर विचरण कर रहे हैं, किसी सोच में डूबे हुए हैं, यहीं तक है। लेकिन जब इसकी व्याख्या करेंगे तो हमारे वैदिक संस्कृति में या वैदिक साहित्य में इसको थोड़ा बहुत गंभीरता से किया गया और इसके अलग अलग पहलुओं पर चर्चा है। लेकिन हम लोग हर पहलू को तो एक एपिसोड में नहीं कर पाएंगे, हम लोग यहाँ पर सिर्फ स्वास्थ्य से संबंधित करेंगे और उसके लिए जो जो बिंदु या जो जो पॉइंट जरूरी है या महत्वपूर्ण है उसी की चर्चा करेंगे। क्योंकि वैदिक साहित्य बहुत बड़ा एक समुद्र है, उसके सारे चीज़ों को ले आना और एक एपिसोड में कर पाना संभव नहीं है। लेकिन हम लोग इस स्वप्न को, जो स्वास्थ्य से संबंधित कुछ चीज़ें हैं और उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें जो आएंगी, उसी पर हम चर्चा करेंगे, तो इस पर हम लोग केंद्रित करेंगे। अब स्वप्न की अगर हम बात करते हैं तो वैदिक साहित्य के हिसाब से 2 चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं कि जब भी आप स्वप्न में हैं तो आपकी बुद्धि और इंद्रियां जो है उसका आपके सराउंडिंग से, यानी कि बाहरी जगत से या आपके शरीर के बाहर जो भी बाह्य जगत है उससे आप कहीं ना कहीं संबंध विच्छेद कर रहे हैं या उससे आप डिटैच हो जा रहे हैं। एक तो ये बहुत बड़ी बात है कि स्वप्न शब्द का अर्थ अगर इस तरह, और दूसरा है कि जो हमारा मन है उसकी एक अंतर लीला हो जाती है, इंटरनल एक अपनी खेल या जर्नी या अपना एक
यात्रा शुरू हो जाती है। ये दो चीज़ें बहुत बड़ी महत्वपूर्ण है कि जब हम इसमें जाते हैं, स्वप्न के रूप में समझ रहे हैं। सिर्फ डे ड्रीम और नाइट ड्रीम की बात नहीं है, मूल बात यह है कि बुद्धि और हमारे इंद्रियों का अपने सराउंडिंग्स या एक्सटर्नल वर्ल्ड से, बाह्य जगत से संबंध विच्छेद, और दूसरा है कि हमारे मन की इंटरनल जर्नी हो या इंटरनल एक्टिविटी हो। सीधी बात है, इंटरनल अंतर्लीला या इंटरनल एक्टिविटी जब शुरू हो तो उसको हम लोग जनरली स्वप्न के रूप में स्वीकार करेंगे। यानी स्वप्न वो एक कंडीशन है या वो एक अवस्था है जिसमें ये दो कंडीशन अप्लाई होती है कि आपकी इंद्रियां बाह्य जगत से डिटैच हो, इंद्रियां और आपकी बुद्धि भी, और दूसरा है कि मन की एक अंतर्लीला शुरू हो जाए, इंटरनल एक्टिविटी शुरू हो जाए। अब जब हम ये करते हैं, जब भी हम सोते हैं, नींद में जाते हैं, तो जाहिर बात है कि हमारा जो इंद्रियां हैं या सेंस ऑर्गन है उसका कहीं ना कहीं आउटर वर्ल्ड से टच खत्म होता है। हालांकि दिन में भी होता है, जब अगर हम जगे रहें और अपने विचारों में खो जाएं तो उस समय हमारे सेंस ऑर्गन का कहीं ना कहीं बाह्य जगत से संपर्क कम हो जाता है या होता है। लेकिन नींद में बाह्य जगत से सेंस ऑर्गन की का कनेक्शन या उसका अंतर संबंध ज़्यादा टूटता है, दिन में उसकी तुलना में कम टूटता है। लेकिन दोनों ही अवस्था में हमारा बाह्य जगत से संबंध टूटता है ज़्यादा, और मन की अंतर्लीला भी उसी के अनुरूप चलती है। यानी जब आप बाह्य जगत से डिटैच होते हैं, उसके अनुरूप ही अंतर्लीला मन की होती है, यानी मन फिर चलता है। यानी आप जो भी चाह रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, शरीर या इंद्रियां उस समय नहीं कर पा रही तो मन के माध्यम से वो पूरा करते। ये हमारी सबसे बड़ी वैदिक साहित्य के सबसे मूल सिद्धांत या मूल चीजें हैं जो इसमें होती हैं। अब इसके साथ जो आती है कि स्वप्न जो है उसकी बाउंड्री क्या है या उसकी सीमाएं क्या है, हम लोग यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं स्वप्न, और स्वप्न के साथ ही हम लोग धीरे धीरे जा रहे हैं। इसलिए ये चीजें समझनी है, तब हम समझेंगे कि स्वप्न जो है क्या सचमुच उसका हमारे शरीर और हमारे चिंता या हमारे रोग से संबंध है कि नहीं। इसलिए इसको क्रमबद्ध तरीके से समझेंगे तो शायद आप और ज़्यादा गहरे समझ पाएंगे, और इसीलिए जनरल नेचुरोपैथी और वैदिक नेचर क्योर में क्या डिफरेंस है अब आप समझ पाएंगे। तो अगर सीमा जान जाएंगे कि भाई स्वप्न की सीमा क्या है, कहाँ तक स्वप्न जा सकता है, कहाँ तक स्वप्न हमें ले जा सकता है। तो स्वप्न में चूंकि जनरली दो शर्तें हमने कहा कि क्या, हमने नहीं, हमारी वैदिक संस्कृति कहती है कि इंद्रियों का बाह्य जगत से कनेक्शन खत्म हो जाना और मन की अंतर्लीला, माने मन की अंतर्लीला इंटरनल एक्टिविटी है, अब मन आपको कहाँ कहाँ ले जा रहा है। यानी मन की जो सीमाएं हैं वही कहीं ना कहीं स्वप्न की सीमाएं हैं, क्योंकि मन के माध्यम से ही हम जा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं, क्योंकि जागृत अवस्था क्या है कि जब हम जगे हुए हैं और हमारी इंद्रियां बाह्य जगत से डायरेक्टली कनेक्टेड है, उसी अवस्था को हम जागृत अवस्था कहते हैं। तो जागृत अवस्था, वैदिक संस्कृति में जागृत और सुषुप्ति की बात हम करते हैं, तो जागृत और सुषुप्ति की बात करते हैं तो सुषुप्त जब है या हम नींद में है, उससे भी बेहतर है कि नींद में है तो हम कहीं ना कहीं बाह्य जगत से डिटैच है, या जगे हुए भी हैं तो हम इंद्रियों को कहीं ना कहीं बाह्य जगत से डिटैच कर ले रहे हैं। तो हमारी अब उस समय जो भी हो रही मन की अंतर्लीला हो रही, मन अंदर ही अंदर कोई एक्टिविटी कर रहा, उस एक्टिविटी से हमें कहीं भी हम जा रहे हैं और वो स्वप्न के रूप में देख रहे हैं, जो भी महसूस कर रहे हैं उस स्वप्न को कर रहे हैं। तो इस मन की सीमा को ही हम मान सकते हैं स्वप्न की सीमा है, यानी मन जहाँ तक जा सकता है स्वप्न भी वहाँ तक हमें ले जा सकता है, या मन अपनी क्रियाओं द्वारा हमें उस जगह तक ले जाता है और उस चीज को दिखाता है जिसे हम अपने स्वप्न का अनुभव बोलते हैं या एक्सपीरियंस ऑफ ड्रीम बोलते हैं। लेकिन हम ड्रीम ऑफ शब्द सिर्फ इसलिए यूज कर रहे हैं कि ड्रीम अंग्रेजी के शब्द को उसी रूप में हम लोग व्यवहार में लेते हैं, लेकिन जो हमने व्याख्या की और समझा उसमें स्वप्न कहीं ना कहीं और गंभीरता में और गंभीर रूप में हमारे अनुभवों को दर्शाता है, इसलिए आगे हम लोग और ज़्यादा इस चीज़ को समझ पाएंगे। अब हम माने कि जब इसकी सीमाओं पर चर्चा करते हैं तो वैदिक साहित्य के हिसाब से इसकी 3 सीमाएं कही गई है कि स्वप्नों के, कि कोई भी पदार्थ है या मटेरियल है, कुछ की है, उसके सारे
फैक्ट को जान लेना या उसके मिस्ट्री को जान लेना, तो जिसको बोलते हैं पदार्थ का रहस्योद्बोधन, कि कोई भी मैटर है, कोई भी चीज़ है, उस चीज़ के जो भी उसकी मिस्ट्री है, उसका जो भी स्ट्रक्चरल फाइंडिंग्स है, उसके अंदर जो भी है, उसकी पूरी चीज़ को जान लेना। दूसरा है डिस्टेंस, स्वप्न हमें डिस्टेंस तक, एक डिस्टेंस तक ले जाता है। और तीसरा है काल की दूरी। काल का जनरली अंग्रेजी में उस तरह का कोई वर्ड नहीं है काल, हालांकि पीरियड भी बोला जाता है, लेकिन इसमें काल में समय भी उस रूप में नहीं होता है, काल पीरियड होता है, तो काल हो सकता है। यानी कोई भी चीज है जिसके लास्ट फैक्ट को जान लेना, किसी भी चीज को, जो भी चीज हमारे सामने है, वो चीज क्या है, उसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, या उसका एग्जैक्ट ट्रूथ क्या है, उसके लास्ट फाइंडिंग तक पहुंच जाना, एक ये है जिसको हम लोग बोलते हैं रहस्यबोधन, या फिर किसी भी चीज़ की मिस्ट्री को जानना। दूसरा है कि हम अपनी आँखों से या अपने सेंस ऑर्गन से जितना दूर तक हम जा सकते हैं, उसको मन हमें स्वप्न तक दिखाता है। तो सिर्फ हम ये नहीं बोल सकते कि वो सेंस ऑर्गन ही कर रहा है, लेकिन शायद सेंस ऑर्गन भी वहाँ तक नहीं जा सकता, उतनी दूरी तक उस चीज़ को हमारे स्वप्न में दिखा देना, ये हमारे स्थान की दूरी है कि हम बैठे बैठे वहाँ तक कब पहुँचेंगे या नहीं पहुँचे, बहुत कम समय में वहाँ तक पहुँचा देता है। और वो यात्रा कभी कभी वैदिक संस्कृति के हिसाब से माने तो इस लोक से उस लोक, यानी कि आप परलोक की बात, यहाँ परलोक की बात ये नहीं है कि स्वर्ग और ये की बात है, आप अभी जहाँ जन्मे हैं, आपका जो जन्म है, इस जन्म के परे अगर कोई आपका जन्म है, तो वहाँ तक का भी दर्शन, या पिछले जन्म तक का के दर्शन, ये वैदिक संस्कृति की स्वप्न विज्ञान का है। भले कुछ लोग इसको माने या नहीं माने कि पिछला जन्म पूर्व जन्म, लेकिन ये है कि आप स्थान की दूरी में उतने दूर तक जा सकते हैं, उतने दूर की चीज अनुभव कर सकते हैं। शायद अगर पुनर्जन्म या ये नहीं मानते तो कुछ वैसे आपके मेंटल इम्प्रिंट हैं या ऐसे अनुभव एक्सपीरियंस है कि बहुत पहले या बहुत दूर के वो चीज़ भी वहाँ तक आप पहुँच सकते हैं स्वप्न के साथ। ये हमारा वैदिक साहित्य है। और तीसरा है कि आप काल की दूरी को कर सकते हैं, यानी अतीत, वर्तमान, भविष्य, कहीं भी किसी भी रूप में कहीं भी जाके स्वप्न के माध्यम से वहाँ जा सकते हैं, या उस स्वप्न के आधार पे उस चीज़ को का अनुभव कर सकते हैं। ठीक है, ये तीनों होते हैं, हो सकते हैं, होगा, हर व्यक्ति का होगा या नहीं होगा, या किसी का अगर होगा तो उस चीज़ को समझ पाएगा या नहीं पाएगा, ये अलग विषय है। क्योंकि जो आप देख रहे हैं, जो आप महसूस कर रहे हैं, उसका इंटरप्रिटेशन क्या है। हालांकि साइकोलॉजी में है, आपके मॉडर्न साइकोलॉजी में फ्राइड ने इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स की बात की है, तो लेकिन उनका जो दर्शन है वो सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस के ऊपर ये है, या सुपर कॉन्शियस उसके ऊपर है। यहाँ पे थोड़ी सी अलग स्थिति है, या और डीपर रूट पे है, क्योंकि यहाँ पे हम जब एक व्यक्ति के सिर्फ मेंटल इमेज या उसके थॉट प्रोसेस की नहीं, जब हम इस लोक से परलोक की बात करते हैं, तो एक व्यक्ति का आना इस जीवन चक्र में और इस जीवन चक्र से जाना, उसके साथ जो थॉट प्रोसेस हैं जो आ रहे जा रहे हैं, तो उसका एक बड़ा रेंज है, तो वो कहीं ना कहीं उस कॉन्सेप्ट से ये ज़्यादा दूर तक ले गया है। तो ये सबसे बड़ी बात है। अब एक चीज़ और आ रहे हैं कि यानी जब हम कह रहे हैं कि स्वप्न में हो या जिसमें हो कि इस 3 दूरियों को आप कवर करते हैं, यानी जब 3 दूरियों को कवर करते हैं तो आप अपने शरीर और शरीर की सीमा से परे जा रहे हैं। यानी मन जो है आपका विचरण कर रहा है, वो आप जगे हो तो भी, सोए हो तब भी, क्योंकि जब आप स्वप्न की अवस्था में होगे तो डे ड्रीम भी देख रहे हैं और नाइट ड्रीम भी देख रहे हैं, सोकर भी सपने देख रहे हैं, कभी कभी जगे हुए भी सपने देखते हैं। और जगे हुए सपने देखना भी बुरा नहीं, वो ज़्यादा अच्छा है कि आप जगे हुए भी आप सपने में है और अपने सारे अटेंशन से, सारे अवेयरनेस से आपको डिटैच करके सिर्फ एक चीज़ पर फोकस कर दिए और वहीं पे आपके सारे मन की क्रियाएं लगी है, तो आप वही काम कर रहे हैं, उसी में आगे बढ़ रहे हैं, तो ये भी अच्छी है। लेकिन जब आप इस तरह की करते हैं, चाहे जिस भी अवस्था में हो, तो मन वैसे ही दूर दूर तक जाता है। और मन जितना दूर दूर तक जाता है, यानी आपके अंदर की जो शक्तियाँ हैं वो एक जगह पर कॉन्सनट्रेटेड होती है। उस समय एनर्जी आपके लॉस नहीं होती, कॉन्सनट्रेटेड होती है कि उसी जगह पे।
अगर आप किसी एक सपने पर एक जगह पे, चाहे नींद में हो या जगह हो, उस जगह है, तो आपके आउटर अवेयरनेस की वजह से जो एनर्जी लॉस हो रही है उसको आपने घनीभूत किया, कॉन्सेंट्रेटेड किया, उसके आधार पे आप फोकसिंग एक जगह किए और आपके मन और ज़्यादा मन की शक्ति से आप आगे जाते रहे। अब यहाँ पे है कि मन जो आपको सपनों के माध्यम से कहीं भी विचर रहा है और सपनों के रूप में कहीं भी ले जा रहा है, दिखा रहा है, यानी मन जो है शरीर के अंदर भी है, बाहर भी जा रहा है और आना जाना वो रेगुलर कर रहा है। यानी बाहरी दुनिया से हमको मन इंटरेक्ट कर रहा है, मन जुड़ रहा है। अब यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि हम आउटर वर्ल्ड से जनरली अटैच्ड होते हैं सेंस ऑर्गन से। खाना दिख गया तो हमें उसके खाने के स्वाद से हमें इच्छा हो गई, सेंस ऑर्गन से होगा। लेकिन जब सपने में करते हैं तो जैसा कि वैदिक संस्कृति कहते हैं, वहां पे इंद्रियां या सेंस ऑर्गन कहीं ना कहीं डिटैच होती है, यानी बिना सेंस ऑर्गन के भी आप उस अनुभव को कर सकते हैं, या मन इतना स्ट्रांग है। ये चीज को समझना बहुत बड़ा यह है कि जब आप डिजीज कंडीशन में या हेल्थ कंडीशन में डिस्कस करेंगे तो इस चीज को समझना है, और इसके लिए सिर्फ ये थ्योरी के रूप में नहीं समझना है। जब आपके पास पेशेंट आएंगे तो उसके हाव भाव और उनके साथ समझेंगे, तब आप उसके ड्रीम के हिसाब से उनको समझ पाएंगे। तो ये पहली बात समझना है कि जो इंद्रियां करती हैं, इंद्रियां जो सुख आनंद या वासना से जोड़ती है, वो सारी चीज सूक्ष्म रूप में मन भी करता है। जब मन डिटैच होता है, यानी मन में भी हम वो सब चीज महसूस करते हैं। यानी इंद्रियां जो कनेक्ट होती हैं, तो इंद्रियां कहीं ना कहीं अपने सिर्फ वासना तक जुड़ी होती है, मन आपकी उस वासना को पूरी करने के लिए बहुत दूर तक ले जाता है। अब आप जगे हैं या सोए हुए हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। हर रूप में मन आपको विचरण करके कहीं ना कहीं उस दूरी को भी दूर करता है, उस चाहत को भी दूर करता है, या उस चाहत को पूरा करता है। अब यहाँ पे दो चीजें आती हैं कि जब आप मन ले जा रहा है और बिना इंद्रियों के आप काम कर ले रहे हैं, तो यहाँ दो चीजें आपको बहुत समझनी होगी कि जब डिजीज कंडीशन में आ रहे हैं तो बहुत से रोगों को जब हम समझते हैं, सिर्फ रोग शरीर को समझते हैं, उसी रोग को शरीर से मन की ट्रांसफर कर सकते हैं और मन से शरीर में ले आ सकते हैं। स्वप्न एक उसका माध्यम है, या स्वप्न उस चीज को एक माध्यम के रूप में दर्शा देता है। तो शरीर को चीज मन के द्वारा आप महसूस करते हैं, क्योंकि जब आप नींद में हैं, जब स्वप्न में हैं, तो शरीर की वो क्रियाएं नहीं हो रही है। ये आपको ध्यान रखना होगा। शरीर की क्रियाएं फिजिकली नहीं हो रही है, मूर्त रूप में नहीं हो रही, लेकिन स्वप्न में बहुत कुछ चीज ऐसी हो रही है जिससे शरीर की कुछ क्रियाओं के साथ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली संबंध है। लेकिन शरीर की क्रियाओं के लिए जो सेंस ऑर्गन इन्वॉल्व है, वो सेंस ऑर्गन वहां पर नहीं रहता। लेकिन एक चीज और भी बड़ी बात है कि मन का जो संबंध है बाहर की दुनिया के साथ, इंद्रियों के हटा लेने पर तो होता है, लेकिन इंद्रियों के साथ भी होता है। बिना इंद्रियों के हर समय होगा ऐसी कोई बात नहीं, इंद्रियों के साथ भी होता है। क्योंकि मन हमको कनेक्ट, मन के साथ बाहरी जगत के साथ जब जगे हैं तो उसको हमारे मन कनेक्ट करता है थ्रू सेंस ऑर्गन। क्योंकि अगर हमारे हाथ में जल जाए तो ये सेंस ऑर्गन ही हमें उस जलन का अनुभव कराता है, और मन उसको रिएक्ट करता है कि भाई आप यहाँ से हाथ हटा लिए, जलन है। तो बाह्य जगत भी इस चीज को, जो मन है, इंद्रियों के माध्यम से ही कनेक्ट करता है। लेकिन जब इंद्रियां सुसुप्त हो जाती हैं तो मन स्वप्न के माध्यम से करता है, और ये अनुभव कहीं ना कहीं इंद्रियों का ये अनुभव, या इंद्रियों द्वारा जो लिया गया, मन उस चीज को उस रूप में देखता है, महसूस कराता है, या मन इतना परे चला जाता है कि इंद्रियों द्वारा जो महसूस होता है उस चीज से वो व्यक्ति डिटैच हो जाता है, अलग हो जाता है। यानी कि अगर आपके दर्द है, वो इंद्रियों के द्वारा दर्द आपको महसूस हो रहा है, स्वप्न के माध्यम से मन आपको उस जगह तक ले गया कि इंद्रियों और मन का कहीं ना कहीं संपर्क इतना विच्छेद कर दिया कि इंद्रियों के साथ के माध्यम से वो स्टिमुलस या वो संवेदना या वो सूचना मन ग्रहण ही नहीं किया, तो महसूस ही नहीं हुआ वो दर्द या वो तकलीफ। तो इंद्रियों के साथ संबंध और विच्छेद ये बहुत महत्वपूर्ण है।
और ये जितनी सहजता से बोला जा रहा है उतना सहजता से हो नहीं पाता, एक लंबा प्रोसेस है। और यहाँ ये इतने कम समय में ये संभव भी नहीं है कि हम हर प्रोसेस को डिटेल्स में बात करें या दिखाएं, क्योंकि ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। और जब आप देखेंगे पेशेंट को एक एक सेशन लग जाते हैं एक एक चीज को आइसोलेट करने में, फाइंड आउट करने में कि हाँ ये कैसे क्या हो रहा है, और उस रूप में हम उस व्यक्ति को ट्रीट करेंगे या मैनेज करेंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि मन, ये माना भी गया है कि उसकी इतनी ज़्यादा तेज है और इतना दूर तक जा सकता है कि शायद शरीर का कोई और चीज़ उतना दूर तक जा नहीं सकता और उतनी जल्दी नहीं जा सकता। अब एक चीज़ और है कि मन जो है रेगुलर हर समय एक्टिव है और काम कर रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। और हम आज की तारीख में ये कहते हैं जितना काम करेंगे उतना ज़्यादा हम आगे बढ़ेंगे, उतना प्रोग्रेस करेंगे। अच्छी बात है, प्रोग्रेस करना चाहिए, आपकी क्षमता जितनी है उससे करिए, या क्षमता से ज़्यादा भी कर सकते हैं। या आपकी जो, हमको लगता है बहुत काम कर रहे हैं लेकिन हमारी जो एक मनुष्य के रूप में क्षमता है, हम खुद नहीं जानते कि हम उस पूरी क्षमता का उपयोग कर पा रहे हैं कि नहीं। लेकिन हमको लगता है कि हम 8 घंटे कर रहे हैं, 12 घंटे कर रहे हैं, 14 घंटे कर रहे हैं, लेकिन 14 घंटे का आउटकम कितना है इस पर हम नहीं करते। हम देखते हैं इतने घंटे की इतना काम कर लिया, हमने बहुत कर लिया और थक गए, तो हमको लगता है। लेकिन मन शायद उससे ज़्यादा काम करता है, मन उससे ज़्यादा भी एक्टिव रहता है। जब आप बैठे हैं तब भी मन है, तो मन हमेशा एक्टिव है, और मन एक्टिव है तो वो आउटर वर्ल्ड से कनेक्टेड है, चाहे आप नींद में हो या सोए हो। क्योंकि नींद में जब है या मतलब है तो इंद्रियां का कनेक्शन खत्म हो जा रहा है, मन अब कनेक्ट रहता है। ये सबसे बड़ी बात है, नींद में रहे या जगे रहे तो भी, और ये नहीं है। इसलिए मन का पूरा आउटर वर्ल्ड से कनेक्शन खत्म हो जाना बड़ा मुश्किल है। कुछ ना कुछ, थोड़ा ना थोड़ा नींद में भी रहे तो कनेक्टेड होता ही है, ये रहता ही। तो इसलिए जैसे मान लीजिए हम सोए हैं, नींद में है, उस समय कहीं खुजली हो गई तो हाथ चली जाएगी, उस समय हमें याद नहीं रहता, हाथ चली जाती है। तो मन कहीं ना कहीं, आज की मॉडर्न साइंस भी इसको मानती है कि हाँ भाई एक रिफ्लेक्स होता है, शरीर सोया हुआ है लेकिन एक रिफ्लेक्स है जो काम कर रहा है उस समय ये करता है। तो यहाँ भी है कि मन उस रूप में होता है, हमारा इंटेलिजेंस जो चित्त है उस समय वहाँ से थोड़ा सा हट जाता है, या चित्त के अंदर ही सब इंद्रियां या सेंस ऑर्गन इन्वॉल्व होके या उसके अंदर समाहित होके शांत रहती है नींद में या स्वप्न में, लेकिन मन अपना एक्टिविटी करता रहता है। अब यह है कि मन चूंकि हर समय आउटर वर्ल्ड से कनेक्ट है, नींद में हो या ये हो, क्योंकि पूरा डिटैच नहीं होता, यानी मन की एक्टिविटी हर समय चल रही है, हर क्षण चल रही है। यानी मन के अंदर हर समय एक इंफॉर्मेशन, एक सूचना, एक इवेंट, एक घटना बार बार उसके मन में आ रही है। मन को समय ही नहीं मिल पा रहा है कि पहले की जो सूचना है, पहले का जो इंफॉर्मेशन उसको है, उसको एक बार अंदर झांक के देखिए कि वो क्या था। क्योंकि उसको झांकने के पहले ऊपर से और 10-12 हजारों चली जा रही है। यानी जिस तरह की चीजें मन में जा रही है, पहले की चीजों को और सप्रेस करते जा रही है, अंदर चली जा रही है और अंदर दबती चली जा रही है। यानी जो कुछ भी घट रहा है उसको अगर हम माने, क्योंकि हम जीवन में जो कुछ भी देखते हैं, जो कुछ चीज मन के साथ रिलेट करते हैं और उसको कहीं ना कहीं अपने मन में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एक्सेप्ट करते हैं, वही हमारा संस्कार बन जाता है। जो देखते हैं, जो सीखते हैं, वही हो जाता है संस्कार। अब इस संस्कार को अगर हम, इसीलिए हमारे भारतीय संस्कृति में बहुत से रिचुअल्स हैं, कई संस्कार हैं। अगर लोग चाहेंगे तो इस पर भी हम लोग कभी व्याख्या करेंगे, बात करेंगे, और इसके भी साइंटिफिक रीजन में करेंगे। क्योंकि इन चीज़ों को है कि संस्कार के माध्यम से हम उन अच्छी चीज़ों को रिकलेक्ट करना, रीमेमोराइज करना, सामने ले आना जो दबे हुए हैं मन में सब उस चीज़ को बार बार ले आना। क्योंकि मनुष्य के जीवन के लिए वो वैल्यूएबल है, उसकी जरूरत ज़्यादा जरूरत है, तो इस रिचुअल के माध्यम से उसको हम बार बार सामने लें। आपके घर में जो गहने रखते हैं, कपड़े रखते हैं, एक जगह रखते हैं कि जब जरूरत होगी निकाल लेंगे, याद रखेंगे इसको इस लॉकर में रखे हैं या इसमें रखे हैं। तो उसी तरह इस चीज़ को, ये जो रिचुअल्स होते हैं, ये कहीं ना कहीं हमें वो चीज़ को प्रोसेस बनाए गए हैं, ऋषि मुनियों ने बना के दिए कि इसके माध्यम से, क्योंकि हम हर दिन इतनी ज़्यादा बाह्य जगत से हम इंफॉर्मेशन मन में जा रहे हैं कि कई चीज़ें दब जाती हैं।
आज देखेंगे कई चीज़ें घरों में बहुत से कल्चर लोग भूल गए, उनको शादी भी होती है तो किसी बुजुर्ग को फ़ोन करना पड़ता है कि क्या क्या विधि करना है, क्योंकि भूल गए, इतने ज़्यादा वो अपने में ही आज में वर्तमान में इतने ज़्यादा घुस गए हैं कि वो सब चीज़ को उनके अंदर मन में होते हुए भी सप्रेस होते जा रहे हैं। तो ये रिचुअल्स जो हैं उस चीज़ को कहीं ना कहीं, उस वैल्यूएबल चीज़ को रिमाइंडर देने के लिए है कि बार बार करें, और इस तरह मन को भी रिसाइकिल कर लेते हैं। तो ये जो सबसे बड़ी बात है कि आप मन में जो संस्कार बनते जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं मन में इम्प्रिंट है, छोटे लेवल पे हो, सप्रेस लेवल पे हो, वो ये है। अब आप डेली मन पे इतना ज़्यादा प्रेशर है कि पुराने संस्कार को आप रिकनेक्ट नहीं कर पाते हैं, अपनी ही चीज़ों को नहीं कनेक्ट कर पाते हैं। जैसे फाइल अपने ही रखी है, नहीं मिल पाता तो आप बोलते भाई जाइए दूसरा कॉपी ले आइए, मिल नहीं रहा है फिर से करिए, या प्रिंट निकाल के अपने ऑफिस में रखा नहीं मिल रहा, जाइए भाई कंप्यूटर से फिर प्रिंट ले आइए, क्योंकि आपने कहाँ रखी है, आपकी मेमोरी में नहीं है, आपको याद नहीं है, लेकिन वो है। तो ये जो है, ये जो संस्कार जो माइंड में इम्प्रिंट होते हैं, ये कहीं ना कहीं रोज के इवेंट से वो दबते जाते हैं, और मन इतना ज़्यादा बाह्य जगत से कनेक्टेड होता है कि इन पुराने संस्कारों के साथ उसको देखने का, समझने का, एनालाइज करने का के लिए उसके पास फुर्सत नहीं मिलती, माने वो उतना भी समय नहीं पाता कि उसको देख पाए। ये सबसे बड़ी विडंबना है, या सबसे बड़ी त्रासदी है कि हम अपने आप को ही नहीं जान पाते। बहुत लोग इस चीज़ को, आत्मा को, सेल्फ को स्वीकार नहीं करते। उनकी बात है, सेल्फ को तो सभी स्वीकार करते हैं कि हम सिर्फ शरीर नहीं है, शरीर से कोई कहीं अलग है, कुछ और है। तो हम वो कहाँ हैं? जब हम कहते हैं ये मेरे हाथ है, ये मेरे चेहरा है, ये मेरा ये शरीर है, तो हम कहाँ हैं? तो उस हम के पास या उस मैं के पास पहुँचना, ये सबसे बड़ी बात है। और उसके लिए वो संस्कार है कि तब आप समझेंगे कि आपका मन क्या है, ये शरीर नहीं है। वो मन के जितना अंदर जाएंगे, और वही मन आपको शरीर के बाहर ले जाके कहीं ना कहीं कनेक्ट करता है। आप मन नहीं है, मन भी आपका मन है। तो इस तरह का क्या है कि स्वप्न की जो अवस्था है, हालांकि हम लोग ध्यान में भी करते हैं, फिर मैं कहूँगा कि मेडिटेशन वर्ड हम लोग यूज़ करते हैं, लेकिन मेडिटेशन भी ध्यान को पूरी परिभाषित नहीं करता है। तो हमारे जो ध्यान की जो अवधारणा है वो थोड़ा मेडिटेशन से व्यापक है। तो हम ध्यान की अवस्था में भी और स्वप्न अवस्था में भी हम अपने उस संस्कार के साथ साक्षात करते हैं, उसका हम दर्शन करते हैं, उसको हम महसूस करते हैं, उसको समझ पाते हैं, या उसको हम एक्सप्लोर कर पाते हैं। ये सिर्फ ड्रीम से नहीं होता। जो हम ड्रीम की बात करते हैं, हमने देखा, उठ गए, फिर भूल गए और कुछ हुआ नहीं, ये स्वप्न होता है। क्योंकि जो स्वप्न होता है तो इतनी डीपर मीनिंग होती है कि वो आपके मन के अंदर दबे उस चीज को आ रहा है जो धीरे धीरे दबाते जा रहे हैं, और उसके साथ जो आपके संस्कार जुड़े हुए हैं। तो आपको डिटेलिंग करनी पड़ेगी कि जितने भी स्वप्न के जो भी इवेंट, जो भी अनुभव आए हैं, उसमें आपके कौन से संस्कार छुपे हैं, कौन से संस्कार हैं, ये सारे उसका साक्षात हम स्वप्न के माध्यम से करते हैं, या हम स्वप्न के माध्यम से करा सकते हैं। जैसे योग निद्रा है तो उसी तरह योग स्वप्न भी होता है, या स्वप्न योग होता है, यानी कि हम ऐसे स्वप्न में ले जाएं कि जहां से धीरे 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 उनके जो संस्कार है उसके साथ साक्षात करें। क्योंकि कई बार वो बहुत कुछ चीज़ देख रहे हैं, सपने में बहुत कुछ चीज़ देख रहे हैं, उनको वो नहीं समझ पा रहे हैं, या उसमें कुछ ऐसा चीज़ भी देख रहे हैं कि जो स्वप्न के रूप में जो देख रहे हैं, लेकिन वो वास्तविक जीवन में उनके लिए नकारात्मक है या नकारात्मक प्रभाव है, तो आप वही देखेंगे। लेकिन अगर स्वप्न के माध्यम से आप अगर संस्कार बिल्ड करना चाह रहे हैं, नेगेटिविटी को दूर करना चाह रहे हैं, तो आपको इंड्यूस करना पड़ेगा स्वप्न योग के माध्यम से कि उनको उस तरह के नकारात्मक स्वप्न या नकारात्मक चीज़ों से निकालना पड़ेगा, उनका इंटरप्रेट करना पड़ेगा कि ये चीज़ें आपके इस चीज़ के साथ जुड़ी है, आपके इस दोष के साथ है, या आप ऐसे माहौल में या है उसकी वजह से ये है। तो वहाँ से निकाल के फिर आप उसमें उनके धीरे धीरे स्वप्न के माध्यम से ही उनके मन की स्थिति को कहीं ना कहीं डाइवर्ट कर सकते हैं। तो यानी अगर हम मन को रेगुलेट कर पाए तो स्वप्न के माध्यम से हम अपने पहले के संस्कार को डायरेक्टली देख भी सकते हैं और उसको उपयोगी भी बना सकते हैं, कि सारे देख के हम उसको एनालाइज करें कि ये हमारे लिए सही है या हमारे लिए गलत है। कि एकदम पेपर पे हम एनालाइज करते हैं, ये चीज़ है, ये चीज़, इसमें
कौन सी सही है उसको टिक मारे, जो गलत है उसको क्रॉस मारे। तो ये चीज़ें हम कर सकते हैं, लेकिन ये जितना कहना आसान है उसको करना उतना ही मुश्किल है, क्योंकि एक ही तरह के स्वप्न दो आदमी के लिए दो इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं। एक स्वप्न किसी कोई व्यक्ति देख रहा है उसके लिए वो सकारात्मक पहलू हो सकता है, दूसरे के लिए नकारात्मक पहलू भी हो सकता है। इसलिए उस जगह पे हमें बहुत ध्यान रखना है कि हम इस चीज़ को किस रूप में देखते हैं। इसलिए जब हम स्वप्न की बात करते हैं या ऐसे भी समझे तो ये मानिए कि मन एक बहुत ही मजबूत या बहुत इम्पॉर्टेंट शक्ति है कि वो बिना शरीर के, शरीर तो जरूरी है क्योंकि अनुभव अंदर ही हो रहा है, आप देख रहे हैं तो बोलेंगे शरीर, तो शरीर एक माध्यम है, लेकिन शरीर और इंद्रियों का यहाँ पर डायरेक्टली कनेक्शन नहीं है। मन ही सिर्फ निकल के जा रहा है, वो अनुभव कर रहा है, अनुभव ले आ रहा है, और अनुभव आप उस शरीर के माध्यम से बोल रहे हैं या ये दिखा रहे हैं, ठीक है। और इसीलिए मन इतना ज़्यादा है कि उसके अंदर बहुत से संस्कार दबे हुए हैं या इम्प्रिंट हैं, वो धीरे धीरे सब एक्सप्लोर किए जा सकते हैं, और इसी की वजह से आप पिछले या पूर्व जन्म के बारे में भी जान सकते हैं। ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो हम स्वप्न के माध्यम से जा सकते हैं। स्वप्न में, इसलिए स्वप्न में हम बहुत कुछ आने वाले दिनों की भी चीज़ को समझ पाते हैं कि कैसे हो, क्या क्या हो सकता है। अब ये बड़ा विचित्र सवाल है, या कई लोग बोल सकते हैं कि अतीत में कुछ हुआ है वो तो इम्प्रिंट है, देख सकते हैं, भविष्य में क्या होगा वो कैसे हम समझेंगे, ये सबसे बड़ी बात है। लेकिन ये भी एक मेंटल विजडम कह दीजिए, मानसिक ज्ञान है, क्योंकि यहाँ पे जब आप इंटरेक्ट कर रहे हैं इन द स्वप्न में, तो यहाँ पे आपके शरीर और इंद्रियां जो नहीं कनेक्ट नहीं हो रही है कि आपको कोई चीज़ मिल गया वासना से। ये जो कुछ भी घटा है, जो कुछ भी इम्प्रिंट है, वो इम्प्रिंट के साथ जब मन कनेक्ट कर रहा है और बहुत कुछ चीज़ देख रहा है, तो उसकी सीक्वेंस से वो समझ में आता है कि इस तरह का आपकी दिनचर्या या इस व्यक्ति के टोटल व्यक्तित्व इस प्रोसेस में आगे बढ़ रहे हैं, तो अगर आगे बढ़ रहे हैं तो भविष्य में ये घटनाएं हो सकती है। जैसे अगर आप उबड़ खाबड़ रास्ते में बहुत तेज गाड़ी चलाएंगे तो संभावना रहेगी कि एक्सीडेंट हो जाए, या पहाड़ी एरिया पे बड़ा तेज से, जहाँ पे चट्टान है और बहुत ज़्यादा मतलब टर्न है, तो वहाँ पे बहुत तेज चलाने पर ऑटोमेटिकली चांस रहती है कि एक्सीडेंट हो जाए। तो इस तरह के हैं कि जहाँ पे मन जब है तो मेंटल ज्ञान है कि उसके पास वो पुराने संस्कार और इन्फॉर्मेशन है, और आगे वाले आने को जब हम स्वप्न के डीप में एक्सप्लोर करेंगे तो वो समझ पाएगा उस वैल्यू से कि हाँ भविष्य में कुछ और घटनाएं ऐसा हो सकती है। तो ये बड़ी बात है कि स्वप्न हमें बहुत कुछ करा सकता है, और ये भारतीय वैदिक परंपरा है कि ये रास्ता हमें दिखाता है, और हम बहुत बार स्वप्न के माध्यम से ही एक व्यक्ति को कि कुछ भविष्य की संभावनाओं की ओर इशारा कर सकते हैं, या कुछ जो उनके अंदर नकारात्मक पहलू है उसको दूर कर सकते हैं, या जो भी है उसका प्रॉपर एनालाइज भी कर सकते हैं, एनालाइज की करके हम इसको दूर भी कर सकते हैं। अब स्वप्न में जैसे बात है कि स्वप्न काल, जैसे मैंने कहा काल की दूरी में बताते हैं, तो काल में मैंने कहा कि भूत भविष्य वर्तमान सभी के दर्शन हो जाते हैं, मतलब के बारे में हम समझ जाते हैं। तो जनरली अगर हम जनरल साइकोलॉजी या इस तरह की बात करें, हमारे ड्रीम की जब बात आती है तो दो ही बात आती है कि डे ड्रीम और नाइट ड्रीम की बात आती है, परंतु इसमें हमारे वैदिक परंपरा में एक तीसरा भी होता है, डे और नाइट के अलावा एक तीसरा होता है कि मृत्यु काल का स्वप्न। ये बड़ा महत्वपूर्ण है, इस पर हम डिटेल्स नहीं जाएंगे क्योंकि ये हमारा आज का विषय नहीं है। कभी लोग चाहेंगे तो इस पर हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि जब आप इंद्रियों से डिस्कनेक्ट हो रहे हैं और मन की अंतरलीला चलती है, जो दो सूत्र मैंने शुरुआत में कहे कि वैदिक संस्कृति में, तो मृत्यु के समय भी जब आप जाते हैं तो आपके सेंस ऑर्गन काम करना बंद करते हैं, यानी इंद्रियों से आप डिटैच हो गए हैं। मन की अब जो कुछ भी अंदर है, जैसे नींद में भी सब कहीं ना कहीं आपके अंदर इन्वॉल्व होते जाते हैं, इंग्रॉस्ड होते हैं, तो मृत्यु के समय भी सब इंग्रॉस्ड होते जाते हैं, और मन अपने जो चीज़ भी महसूस कर सकता है उसको खुली आंखों से भी देखता है, लेकिन सिर्फ मन की क्रियाएं चलती हैं और बाह्य जगत से इंद्रियों का डिस्कनेक्ट हो जाता है। कभी कभी लोग बोलते हैं साउंड, कोई बोल रहा है उनका आवाज़ सुन नहीं पा रहा है, वो बोलना चाहे उनकी आवाज़ नहीं निकल रही है,
यानी वो उनकी इंद्रियां शांत हो जाती है, इंद्रियां डिस्कनेक्ट हो जाती है। अब वो जो कुछ भी निर्देश या दिखा महसूस करते हैं या व्यक्त करने की कोशिश करते हैं, वो मन की क्रियाएं होती हैं। तो ये भी स्वप्न की अवस्था है, और शायद उस समय वो देख पाते हैं जो हम स्वप्न में जो देख रहे हैं। तो उस समय वो स्वप्न की अवस्था, वो भी एक स्वप्न की अवस्था है, यानी कि मृत्यु काल के समय वो जीवन से दूसरी तरफ जा रहे हैं, दूसरा कुछ भी वो उस समय जो देख रहे हैं, क्योंकि इंद्रियां अब काम नहीं कर रही। जैसे हम मन से नींद में देखते हैं, तो मृत्यु काल में भी बहुत कुछ देखते हैं। अभी ऋषि महर्षियों ने अनुभव किया, उसको और भी कई चीज़ें व्याख्यायित की है। हम लोग उस पर चर्चा ज़्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि आज का वो विषय नहीं है। क्योंकि मृत्यु के बाद क्या होता है, इसको उस रूप में नहीं, लेकिन स्वप्न में जो देखते हैं वो तो दूसरे दिन उठ के बहुत से स्वप्न हमें याद रहते हैं, और बहुत से स्वप्न याद भी नहीं रहते। तो इसलिए उस पर तो हम बहुत कुछ चीज़ बोल सकते हैं, लेकिन स्वप्न की जो प्रक्रिया होती है कि जब हम इंद्रियों से डिटैच होते हैं, तो मृत्यु के समय भी होती है। तो मृत्यु काल का भी एक स्वप्न होता है, और उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, और उसका एक आध्यात्मिक रूप है, और उसकी आध्यात्मिक व्याख्या है, और बहुत कुछ चीज़ है कि जो विश्वास करते हैं। और आज बहुत कुछ चीज़ विज्ञान भी मानने लगा कि पुनर्जन्म या हमारे विचार तो नहीं मरते। एक व्यक्ति के मन के अंदर बहुत सी क्रियाएं रहती है, विचार रहते हैं, थॉट प्रोसेस, वो नहीं मरता। तो वो कहीं ना कहीं कैरी फॉरवर्ड होता है। तो वो जा रहा है, उस समय उसके मन में क्या विचार है, और उस विचार के माध्यम से उस समय वो जो भी देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, जो स्वप्न, उसको भी हम लोग स्वप्न कर बोलते हैं। तो ये हमारी स्वप्न की जो ये तीन है काल के माध्यम से ये चीज़ें हैं। अब हम लोग थोड़ी सी ये में आए कि जो स्वप्न का जो है, कि स्वप्न में भी कई चीज़ें हो जाती हैं कि जब हम हमारे जो सेंस ऑर्गन है, जो बाहर से हम आउटर वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट होते हैं, तो उसके भी कई फैक्टर्स होते हैं या कई चीज़ें होती हैं। कि जैसे बहुत बार नींद की वजह से या बहुत लेजीनेस की वजह से, थकान लगे, लेजीनेस की वजह है, इसकी वजह से भी कभी कभी हमारा आउटर वर्ल्ड से हमारी इंद्रियां डिस्कनेक्ट हो जाती हैं। बहुत थके हैं तो भाई सो गए, या बहुत आलस आ रहा है, कोई काम नहीं है, बाहर से हम कनेक्ट अपने आप में करते हैं। तो उस समय भी हमारी मन कहीं ना कहीं अंदर क्रियाएं करता है, या मन के माध्यम से एकदम महसूस करते हैं। ये अवस्था, चूँकि हम त्रिगुण की बात करते हैं, तो तामसिक अवस्था है कि आपके इंद्रियां जो बाहरी दुनिया से सिर्फ नींद और आलस से, या स्वप्न की बात है, नींद और आलस्य से, यानी आपकी स्लीप और लेजीनेस, जिसको फैटिक भी बोल सकते हैं, लेकिन फैटिक से भी ज़्यादा लेजीनेस की बात है कि आप आलस से भरे हुए, आपको कुछ भी करने का मन नहीं है। तो ये तामसिक अवस्था है, या तमोगुण का प्रभाव है। जब भी इस पर तमोगुण का प्रभाव आएगा, तो नींद भी आएगी, आलस भी आएगा, ठीक है। और इसमें आपकी जो बुद्धि है या विवेक है, इन्वॉल्व नहीं होता। इसके माध्यम से आप काम ही नहीं कर सकते, क्योंकि वो तमोगुण प्रभावित होगा, वो आपको लेजीनेस में ले आएगा, आप लेजी होकर नींद में पड़े रहेंगे, आप अपने विवेक को इस्तेमाल ही नहीं करेंगे कि हमारा समय नष्ट हो रहा है, हमको काम करेंगे। तो उस समय भी हम बाहरी दुनिया से हम इंद्रियों को डिटैच कर दे रहे हैं। ये तमोगुण का, यहाँ स्वप्न की स्थिति नहीं है। तो ये भी जानना कि बाहरी दुनिया से डिस्कनेक्ट होना ही स्वप्न नहीं है, इसमें ये गुण का प्रभाव है। इस गुण के माध्यम से अगर मन की अंतर्लीलाएं बहुत शुरू हो जाती, तो फिर हम स्वप्न में जा सकते हैं, लेकिन वो स्वप्न भी उसी रूप में प्रभावित करेंगे। इसलिए ये तीन गुण का भी जानना जरूरी है, ठीक है। अब इस समय अगर तमोगुण के प्रभाव में आप इंद्रियों का डिस्कनेक्ट कर रहे हैं, उस समय मन की अंतर्लीलाओं से कुछ देख रहे हैं, जिसे हम उसे भी स्वप्न कर देंगे, लेकिन वो स्वप्न जो होंगे नकारात्मक होंगे, बहुत ज़्यादा प्रभावी स्वप्न नहीं होंगे, या आपको अच्छे स्वप्न नहीं होंगे जो आपको आपके लिए अच्छे हों। वो बहुत गलत या बहुत तरह के तमोगुण या बहुत दुष्प्रभावी वाले होंगे, ठीक है। अब बहुत बार लोग सपना में काम वासना की भी चीज़ देखते हैं बहुत ज़्यादा, तो इसमें तमोगुण और रजोगुण दोनों ही ज़्यादा प्रभावी होते हैं। सिर्फ तमोगुण है तो लेजीनेस आएगा, नींद आएगी, और बहुत से दुष्प्रभावी या गलत आए, मतलब नकारात्मक स्वप्न आएंगे, उसका कोई महत्व नहीं है। उसका भी हम लोग एनालिसिस कर सकते हैं और शरीर के माध्यम से। और ये इसके बाद हम आ रहे हैं, तो और एक चीज़ है जो बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि जब हम स्वप्न देख रहे हैं, तो उसमें हमारी जो इंटेलिजेंस है किस तरह शरीर से अलग होती है या डिटैच होती है, वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर सेक्स संबंधी कुछ है या काम वासना का, तो वहाँ पे हमारा तमोगुण और रजोगुण ज़्यादा प्रभावी होता है। और यहाँ पर
आलस वाला तो फैक्टर नहीं रहता, कारण नहीं होते हैं जब रजोगुण और तमोगुण ज़्यादा होते हैं, जब काम वासना प्रभावी होती है। लेकिन इनके अंदर जो इस तरह के विचार आते हैं कि मतलब जहाँ पे काम वासना हावी होती है, माने इंस्टिंक्ट, तो वो कहीं ना कहीं आउटर वर्ल्ड से इंद्रियों को डिस्कनेक्ट करते हैं। तब आप एक तरह से परवर्शन या इंस्टिंक्ट के रूप में चले जाते हैं और इसमें आप उसी तरह के स्वप्न में जुड़े रहते हैं। लेकिन जहाँ पर सत्वगुण प्रभावित हो या रज और सत्व दोनों साथ में हो, तो वहाँ पर आदमी थोड़ा सा प्रभावी दिखता है। सिर्फ रज हो तो वहाँ भी स्वप्न थोड़ा सा प्रभावी स्वप्न नहीं आते हैं, लेकिन बहुत सी सिर्फ रज हो तो वहाँ पे बहुत इस तरह की स्कीम आदमी सपने में सोचेगा या उस तरह की जाएगा जो सिर्फ लाभ हित हो, लाभ अपने लाभ हित हो, बुरी स्कीम भी हो, दूसरे का बुरा हो, उस पर कोई चीज़ नहीं, अपने हित की बात करेगा, ये इस तरह के सपने आएंगे। तो ये भी बहुत है कि जब हम स्वप्न का एनालिसिस करें तो इस 3 गुणों का भी बहुत ध्यान से करेंगे। लेकिन सत्व गुण के जब ये होंगे तो उसमें जाएंगे कि जैसे आप कुछ नए चैलेंजेस कर रहे हैं, नए इन्वेंशन देख रहे हैं, कुछ नई चीज़ें कर रहे हैं, या कुछ आप ऐसे सकारात्मक कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं वो कोई भी उस चीज़ को सुन के आपकी प्रशंसा करेगा। तो ये बेसिक में समझाए कि ये 3 गुण हैं और इस तरह के स्वप्न को भी हम त्रिगुण के आधार पे भी एनालिसिस करके समझ सकते हैं कि इस व्यक्ति में किस चीज गुण का प्रभाव है और उस हिसाब से हम स्वप्न के माध्यम से ही कैसे उसको प्रभावित कर सकते हैं। क्योंकि एक व्यक्ति को सीधे सीधे आप नहीं कह सकते कि आप बुरे हैं, आप गलत कर रहे हैं। आप उसके इस चीज़ को एनालिसिस करके उसके पैरेलल हम स्वप्न के माध्यम से या स्वप्न योग के माध्यम से इस तरह का या योग स्वप्न के माध्यम से इसको धीरे धीरे हम सकारात्मकता ले आएंगे। ये अलग प्रैक्टिकल प्रोसेस है, वो जो भी सीखना चाहे संपर्क करेंगे, हम लोग जो उसको ले जाएंगे। अब हम मनुष्य के रूप में अगर हम स्वप्न की बात करें तो अगर मनुष्य स्वप्न, एक तो मैंने जैसे कहा कि जीवन में हम दिन में देख रहे हैं, रात में जो देख रहे हैं इंद्रियों से डिस्कनेक्ट, एक तो ये है स्वप्न। दूसरा है कि मृत्यु और पुनर्जन्म की अवस्था में देखना, यानी कि हम पिछले जन्म में पहुंच जाना, वो भी देख रहे हैं, तो वो भी एक तरह का इंद्रियों का डिस्कनेक्शन और सिर्फ मन की अवस्था से वहाँ पहुँच जाना जो हम देख रहे हैं। तो एक वो हो गया कि हमने मृत्यु के एक पुनर्जन्म में और एक मृत्यु के उपरांत या मृत्यु की अवस्था में देख रहे हैं, तो ये भी एक तरह का स्वप्न है। जीवन में जो हम नॉर्मल इस जीवन में देख रहे हैं, एक दिवा स्वप्न और रात्रि स्वप्न ये देख रहे हैं। और जब स्वप्न में मन की जो अपना एक्टिविटी लीला शुरू होती है या मन अपना व्यापार शुरू करता है, दौड़ भाग करता है, तो उसमें भी एक होता है, एक शालीन होता है या भद्र होता है, एक अभद्र होता है। भद्रता में ये होती है कि विचार बहुत तल्लीनता से समाधि तक आदमी पहुँच सकता है या उसके अंदर बहुत क्रिएटिविटी सत्वगुण का प्रभाव होता है। अभद्र जो होती है उसमें सक्रिय और निष्क्रिय दोनों होते हैं। मैंने एक्टिविटी तो रही होती है, एक में तो होगा कि सक्रिय है, एक्टिव है, काम कर रहा है मन, लेकिन उसमें नकारात्मकता ही काम कर रही है। और दूसरा निष्क्रियता में कुछ नहीं करना है, सिर्फ चिल्ले बनना है, बड़ी बड़ी बातें करना है और कुछ नहीं करना है। तो ये तरीका है स्वप्न को समझने का और स्वप्न को ये करने का। अब मैं थोड़ी सी चीज़ें जो इसमें आ जाता हूँ, तो आज पहले की 2 सवाल पूछे, फिर अगले बात में आते हैं, फिर हम तीसरे सवाल पढ़ें। पहली बात यह है कि स्वप्न के कितने भेद हैं ये हमें जानना है। स्वप्न की से कौन कौन सी दूरी हम जान सकते हैं, ये 2 सवाल, 2 रिस्पॉन्स, इसको आप इस वीडियो में देखेंगे तो करेंगे। अब जब मन हमारा जब हम स्वप्न में हैं, चाहे जिस भी स्वप्न में हो, स्वप्न में है, इंद्रियां एक्टिव नहीं है, तब हमारा जो चित्त है या इंटेलिजेंस है उस समय वो भी कहीं ना कहीं डॉर्मेंट है, चुपचाप बैठा है और हमारा काम जो कर रहा है मन के माध्यम से थोड़ा बहुत कनेक्शन हो रहा है, मन ही रिस्पॉन्स कर रहा है, चाहे बाहर भीतर जा रहा है, चित्त इंटेलिजेंस है। लेकिन जैसे मैंने पहले भी कहा कि पूरा जैसे हमारे सेंस ऑर्गन भी पूरे डिटैच नहीं होते, कुछ ना कुछ तो रहते ही हैं, उसी तरह चित्त भी जो है, इंटेलिजेंस भी है, पूरा शरीर से डिटैच नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ यूँ कहें कि वहाँ रहता है या लीकेज होती है कि हमने एक जगह चित्त को बंद कर दिया नींद में, लेकिन वहाँ से कुछ ना कुछ
लीकेज हो रही है और कुछ ना कुछ उस शरीर की क्रियाओं के साथ जुड़ा हुआ रहता है। तो ये सबसे बड़ी बात है कि हम पूरी इंटेलिजेंस से एकदम डिटैच नहीं हो पाते हैं और उस रूप में थोड़ी बहुत वहाँ इन्वॉल्व रहते हैं, यानी हमारा चित्त शरीर के साथ या शरीर की क्रियाओं के साथ थोड़ा बहुत भी रहेगा। अब ये डिपेंड करता है कि हम अपने मन को या अपने स्वप्न को किस लेवल तक ले गए हैं। हर व्यक्ति के हिसाब से ये अलग अलग हो सकता है कि उनकी जो इंटेलिजेंस लीकेज या चित्त की लीकेज है, चित्त वहाँ का जो जहाँ से चित्त थोड़ा बहुत पूरा इनग्रॉस न होकर थोड़ा बहुत शरीर के साथ रह रहा है, तो उसकी मात्रा कितनी है, ये व्यक्ति टू व्यक्ति अलग हो सकता है। और जब इस रूप में होता है तब पता चलता है कि जब वो व्यक्ति स्वप्न देख रहा है, उस स्वप्न में उस अवस्था में कितना ज़्यादा वो शरीर इन्वॉल्व है और कितना ज़्यादा मानस इन्वॉल्व है। क्योंकि हम नींद में जाते हैं, इंद्रियां डिस्कनेक्ट होती हैं, एक सत्य है, लेकिन पूरी इंद्रियां नहीं, कुछ इन्वॉल्व होती है। और जब इंद्रियां इन्वॉल्व है तो हमारा जो इंटेलिजेंस है, चित्त है, वो इंद्रियों से पूरी डिटैच है, शरीर से पूरी डिटैच होता है, ये फैक्ट है। लेकिन प्रैक्टिकली एकदम 100% नहीं होता, कुछ ना कुछ इन्वॉल्वमेंट रहता ही है। इसलिए कहीं ना कहीं हमारी चित्त थोड़ा बहुत चित्त की जो लीकेज होती है वो शरीर के साथ जुड़ी रहती है। अब वो किसका कितना जुड़ाव रहता है ये व्यक्ति टू व्यक्ति वैरी करता है। अब उसके लिए हम उसके तमो रजो सत्वगुण को देखना पड़ेगा, उसकी मन की क्रियाओं को देखना पड़ेगा, उसके संस्कार को देखने पड़ेंगे और उस व्यक्ति की सारे और एक्टिविटी को देखना पड़ेगा कि वो किस रूप में अपने संस्कार को इम्प्रिंट कर रहा है या स्वप्न के माध्यम से जो इनपुट मिल रहे हैं उसको वो कितना एनालाइज कर रहा है या उसको और दबाते जा रहा है। तो इस पर डिपेंड कर रहा है कि जब आप स्वप्न में जो भी नए स्वप्न दे रहे हैं, बार बार आ रहे हैं, तो वो कितना शरीर है और कितना मानस का रूप है, उसको एनालाइज करेंगे। और जब उसको सही एनालाइज करेंगे तो व्यक्ति के शरीर में मन के रोग का, चाहे जो भी रोग हो, उसको हम बहुत अच्छे से एनालाइज कर पाएंगे कि ये जो शरीर मनुष्य के शरीर में रोग है, ये शरीर रोग शरीर का है या मन का है, या अगर है तो कितना शरीर का है और कितना मन का है। ये दोनों ही अवस्था को हम अच्छे से निर्धारित कर पाएंगे और जान पाएंगे और उसका हम लोग बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। और ये अगर समझ पाए तो हम बहुत अच्छे से इलाज कर पाएंगे वैदिक नेचर की ओर से, बिना दवा के, यानी स्वप्न के माध्यम से। स्वप्न एक जो व्यक्ति के जीवन में आ रहा है और वो क्यों आ रहा है ये हमने डिस्कस किया पूरा डिटेल्स में कि कैसे आ रहा है। और एक स्वप्न वो है कि योग स्वप्न या स्वप्न योग के माध्यम से हम कैसे उसको करेक्ट कर सकते हैं और कैसे उस व्यक्ति के अंदर की नकारात्मकता को दूर कर सकते हैं, उसके अंदर के संस्कार को कैसे हम सकारात्मक या प्रकृतिस्थ, जो प्रकृति या जो नेचर ने जो संस्कार दिया है, जिस संस्कार में एक मानव जीवन स्वस्थ और सही रह सकता है, उसके हिसाब से कैसे हम उसको ठीक कर सकते हैं। ये सिर्फ स्वप्न विज्ञान, ये मनोविज्ञान नहीं है, पूरी स्वप्न विज्ञान भारतीय वैदिक संस्कृति का आधार है। उसके आधार पे हमने चर्चा की। हमने मॉडर्न साइकोलॉजी की बात नहीं की। मॉडर्न साइकोलॉजी मन की अवधारणा को उस रूप में नहीं स्वीकार करता, चित्त के साथ संबंध को नहीं करता, यानी मन की अभी डेफिनेशन ही क्लियरली वो लोग नहीं कर पाए, तो इसलिए उस आधार पे हमने नहीं की। हमने सिर्फ वैदिक परंपरा के हिसाब से इसकी चर्चा की। और मैं चाहूँगा कि जो लोग इसको देख रहे हैं इस एपिसोड को सीरियसली देखें और इस चीज़ को थोड़ा और लोगों तक पहुँचाएं कि लोग समझें कि स्वप्न भी एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण जीवन का अंग है। वैदिक संस्कृति के आधार पर अगर आप समझें तो ये किस तरह हमारे संस्कारों से जुड़ा हुआ है और किस तरह ये हमारे संस्कारों को रिफ्लेक्ट भी करता है और हमारे संस्कारों को कहीं ना कहीं दमन भी करता है। हमारे संस्कार को रिफ्लेक्शन भी देता है, संस्कार का दमन भी करता है और उसके द्वारा कई हमारे जीवन की निरंतर प्रक्रियाओं में जो हम विकृतियां आ जाती हैं, वो विकृतियों को भी वो प्रत्यक्ष या परोक्ष, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमें दिखा देता है या महसूस करा देता है। और एक व्यक्ति के समय के साथ होने वाले परिवर्तनों में, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, स्वास्थ्य हो, रोग हो, मृत्यु का भय हो या मृत्यु, अकाल मृत्यु, बहुत कुछ चीज़ों को ये कहीं ना कहीं दर्शाता है, प्रभावित करता है।
और इस चीज़ को हम इसी के माध्यम से ठीक भी कर सकते हैं। इसलिए अगर इस चीज़ को और डिटेल्स में सीखना है, जानना है, तो बिल्कुल हमसे आप संपर्क करिए। इसके प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन भी हम लोग करके दिखा सकते हैं कि कैसे एक व्यक्ति को आप के स्वप्न को आप एनालाइज करेंगे, देखेंगे। तो आज के एपिसोड के लिए हम लोग यहीं विराम लेंगे और अंत में फिर तीसरा जो सवाल है कि ये मेरा सिंपल और ये साधारण सा सवाल है कि स्वप्न की जो मूल 2 रिक्वायरमेंट्स क्या है, कि हम स्वप्न की 2 चीज़ें आवश्यक है कि ये होनी चाहिए तभी स्वप्न होगा, वो क्या है। तो आज के लिए बस इतना ही, और इस एपिसोड को कहना नहीं है, मैं जानता हूँ आप लोग करेंगे, शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, एपिसोड को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लोगों से जोड़िए और साथ ही साथ इस विधा को, जो हमारी भारत की बहुत विरासत है, हम लोग उसके वाहक बने, आप भी वाहक बने, लोगों तक पहुँचाएँ कि लोग और भी नई नई चीज़ें खोज के ले आएँ, लोगों के अंदर वो उत्साह बढ़े और अपने प्राचीन वैदिक संस्कृति पर और ज़्यादा उनका विश्वास बढ़े और इसके विज्ञान को समझें। तो इसके लिए आप सभी सारथी बने, साथी बने और लोगों तक पहुँचाइए। तो आज के लिए इतना ही, अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, स्वस्थ रहिए, आनंद से रहिए, स्वप्न के साथ अपने जीवन को सुधारिए। धन्यवाद।